जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे पहले पॉडकास्ट में स्वागत है। आज मैं अपने पहले पॉडकास्ट में एक ऐसे शख्स को बुलाना चाहता हूं कि वो एक देश का जवान है, एक फौजी आने के लिए मैं खुद बहुत ही गौरवान्वित हूं और मैं चलिए ठीक है उनसे मिलाना चाहता हूं। जय हिंद साथियों, मेरा नाम रमेश धनोरे है। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। महाराष्ट्र के अंदर धुलिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो आप कौन से फोर्स में काम करते हैं, हमारे दर्शक को बता सकते हैं? देखिए, मैं क्या है पर्टिकुलर में किस फोर्स में हूँ ये तो चीज़ बता नहीं सकता आपको, क्योंकि हमारे क्या फोर्स में सबके रूल होते हैं। हमारा मेन पर्पस है कि हम अपने जो गांव के दोस्त हैं, जो लड़के फौज में जाने की तैयारी करते हैं, उनको मोटिवेशन स्टोरी बताना है, अपनी स्टोरी बताना है कि आप कैसे सक्सेस हुए। हमारा मेन उद्देश्य यही है। तो आपको जो फोर्स में जाने का जुनून था, अंदर से मतलब जुनून था, वो कैसे शुरू हुआ? बचपन से ही था कि बीच में अचानक किसी को देख के ये आपको हुआ? टाइम पे मेरे गाँव में मेरे भाई के जो क्लासमेट थे या मेरे जो सीनियर लोग थे, मेरे फ्रेंड्स, वो लोग भर्ती ट्राई करते थे और उनमें से कुछ बंदे फौजी बन गए इंडियन आर्मी के अंदर। तो उनका स्वागत हुआ पूरे गांव में, एकदम डीजे वीजे लगा के उनके माँ बाप का स्वागत किया। उनके माँ बाप का एकदम मतलब क्या बोलते छीना गर्व से फुल हो गया। तो देखिए, तो उस टाइम पे मैंने जो सीन देखा वहाँ पे कि पूरे गांव में घुमा रहे उसके माँ बाप को, उसको गुलाल डाल रहे थे सिर पे, हर घर में पूजा हो रहा है उसका। तो वो सीन देखने के बाद मेरे को एक अलग से जुनून पैदा हुआ कि यही खुशी में मेरे माँ बाप को भी दे सकता हूँ, ऊपर से देश की सेवा भी होने वाली है और एक फौजी बनूंगा तो देश के लिए कुछ करूंगा, जो मेरा घर का जो गरीबी का परिस्थिति है वो भी दूर हो जाएगा। मतलब ये जो आपका मोटिवेशन पॉइंट था कि मेरे को मतलब फौजी बनना है, देश की सेवा करना है, अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना है, माँ बाप के लिए एक गर्व का पल लाना है। चलिए ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम सबकी एक ऐसी स्टोरी होती है जहाँ से हमको एक नया मोटिवेशन मिलता है कि मुझे ये काम करना है करके। तो भाई ने अपना बताया, तो आप ये बताइए, जो अभी आप जिस सर्विस में काम कर रहे हैं वो आपकी पहली भर्ती थी कि कौन सी भर्ती थी? देखिए, इससे पहले तो मैंने बहुत सारी भर्तियां अटेंड किया है और उसके पहले मैंने जितना भी कुछ झेला है शायद ही कुछ लड़के झेल सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको एक एक चीज में बताने वाला हूँ कि क्या हुआ कैसे हुआ करके। ये पहला भर्ती तो नहीं है, मेरा एक उम्र का जो बोलते हैं भर्ती करने के लिए लास्ट उम्र होती है सीमा, उस लास्ट स्टेज में लास्ट ईयर में मेरा भर्ती हुआ। तो जैसे आप पहले भर्ती के बारे में कुछ अनुभव बताते हो कि हम उसके बारे में जानते नहीं है कि कैसा करना है, क्या करना है, कैसे रनिंग करनी है, कहाँ पे जाना है, और एक तो घर से जो बाहर निकलना होता है एक लड़के का पहली बार, तो वो बहुत ही मतलब मोटिवेशनल स्टोरी होती है। तो उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं? देखिए, मैं जो पहला भर्ती अटेंड किया उससे पहले मैं कभी घर से बाहर गया नहीं हुआ था। मेरे दोस्तों के साथ तो मैं गया हुआ था, लेकिन बात क्या हुआ, मेरा जो हाइट है 171 सेंटीमीटर है, लेकिन जो सेंटर पे भर्ती लेते हैं उसके लिए जब ऐड निकलता है, ऐड पे क्लियर लिखा रहता है कि 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो मेरा 171 सेंटीमीटर होते हुए भी मैं पहली भर्ती में जैसे गया, वो हाइट बार का वो मेरे को छुआ ही नहीं। मुझे ऐसे लगता है कि वो लगभग 174-175 के आसपास हाइट बार मतलब फिट किया गया था। मतलब ज्यादा अक्सर लगभग ऐसा देखा है कि मतलब जो ज्यादा भीड़ होती है ना, उसको निकालने के लिए मुझे लगता है कई बार हाइट को बढ़ा कम कर दिया जाता है। ये सब चीज बड़ी बात है। ये सब चीजें मुझे बाद में समझ में आया कि इतनी सारी जो भीड़ आई हुई है इसको छाटेंगे कैसे, उनको हाइटेड फौजी चाहिए। तो आगे जाके बहुत सारा क्राइटेरिया है जिसमें वो लोगों को छाटते रहते हैं। तो वो पहले ही कर लेते हैं कि कम से कम बंदे उसमें फिजिकल में फिट हो, उसके बाद में हमको छाटने में आसानी हो। मैं जो है पहली भर्ती के बारे में आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, जो भर्ती दिलाना चाहते हैं उन लोगों के लिए, कि अगर आप पहली भर्ती में जाते हैं तो कम से कम आप 2-3 दिन का, 3 से 4 दिन का मतलब पैसे, खाना, मतलब कहने का मतलब ये सब सुविधा लेके चले और ये मान के चले कि हमको 3 दिन रुकना पड़ सकता है, क्योंकि पहली भर्ती में आपको पता नहीं होता कि अगर आप सिलेक्शन मोड में चले जाते हैं तो आपका 3 से 4 दिन, हफ्ते भर भी रुकना पड़ सकता है। इसलिए ये तैयारी जरूर रखें। बच्चे जो पैसे से खरीद नहीं सकते हैं, बाकी बच्चों के वो घर से ही सामान लेके जाते हैं, घर से जैसे भी सूखा रोटी हो या गुड़ी पानी हो, ऐसे टाइप का। बाकी बच्चों की तरह खर्चा नहीं करते, तो आप घर से बना के ले जा सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो खराब नहीं होता है, आप भले चाहे 10 दिन खाओ। आपने जैसे बताया था कि ये पहली भर्ती में ऐसे करके आप बाहर हो गए थे, तो क्या आपने पहले बताया था मुझे कि दूसरी भर्ती या कौन सी भर्ती में आपको मेडिकल में बाहर कर दिया गया, उसका रीजन बता सकते हैं आप? देखिए, मैं 2014 में ये लगभग 4 या 5 नंबर पे भर्ती होगा, उस टाइम पे मेरे को मेडिकल पे निकाल दिया 2014 में, औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। तो मैं जैसे भर्ती के लिए वो वहाँ पे मेडिकल के लिए गया, जाने के बाद जो मेडिकल ऑफिसर है उसने वहाँ से बाहर के बाहर अंदर भी नहीं आने दिया। बोले किसका किसका टैटू है हाथ पे, बॉडी पे, तो वो हाथ ऊपर करे। अच्छा, आपका टैटू है ये? हाँ जी, और कहाँ पर था? ये टैटू है, यहाँ पे निकाल दिया है। तो भाई मैं अपने सेकंड है, यहाँ पे श्री राम था, यहाँ पे ओम था, ठीक है, यहाँ पे हनुमान जी। तो मैं अपने जो आर्मी में भर्ती होना चाहता है उन भाइयों को बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो टैटू है सबसे बड़ा दुश्मन है फोर्स में भर्ती होने के लिए। तो आजकल तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन पहले नहीं जानते थे क्या होता है कैसे करके। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से और ऐसे जाके भर्ती में हो गए, एक दूसरे को बता के जाने लग गए। लेकिन फिर भी आप टैटू जब अगर फोर्स में भर्ती होना चाहते हैं, टैटू बिल्कुल ना लगाएं कोई भी तरीके, कोई भी अंग में, ताकि आपको फोर्स में जाने से रोका जा सके। हाँ, ये टैटू की कहानी बता रहे थे। 2014 में जब मेरे को मेडिकल ऑफिसर ने जब बोला कि आप बाहर हो गए हो, फेल हो गए, मैंने उनको रीजन पूछा कि किस वजह से आप बाहर कर रहे हो। बोले आपने टैटू बताया है, यही एक रीजन है।
मैं बोला अगर टैटू बॉडी में नहीं होता तो आप पास कर लोगे? बोला हाँ। अगर मैं ये टैटू रिमूव करके आऊंगा तो क्या मुझे आप पास कर लोगे? बोले हाँ जी। बोला सर मैं अभी के अभी मेडिकल पे या बाहर स्टोर में जाके ब्लेड खरीद के लाता हूँ और इसको आप ही के सामने स्किन को काट के फेंक देता हूँ, क्या मुझे आप पास कर दोगे? मतलब इतना जुनून की आर्मी या भर्ती में जाने का, सिलेक्शन होने का, कि अपने शरीर के अंग को भी काट के दिखाया जाता है जी। तो मैंने उनको ये बताने के बाद वो खुद जो मेडिकल ऑफिसर है वो अलग मतलब उसके दिमाग में कुछ ज्यादा मतलब मेरे लिए बहुत भावना पैदा हो गई। लेकिन उसने एक ही बात समझाया कि बेटा अभी आप घर चले जाओ, आपको जो भी टैटू हटाना है ये बाद में करना है, अभी करने से आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। मैं बोला मेरी जो रिस्क है बॉडी जिंदगी की मैं खुद लेता हूँ, आपको लिखित में दे सकता हूँ, मेरा काटने दो। तो बोलता है नहीं आप अभी घर जाओ और नेक्स्ट भर्ती के लिए आप जो भी टैटू हटाना चाहते हो तो हटा लो। फिर इसके बाद मैंने सेकंड भर्ती अटेम्प्ट किया दोबारा 7-8 मंथ के बाद। उस भर्ती में मेरे को सेम फेल कर दिया गया। फिर 2016 में मैं SSCGD का भर्ती दिया। मैं उस टाइम पे MP में जॉब करता था कंपनी में, आईचर कंपनी में। तो वहाँ पे फिर मैंने सेंटर जो है मैंने इंदौर को ही सिलेक्ट कर लिया। मैं जैसे इंदौर में जब मेडिकल के लिए गया तो उस टाइम पे वहाँ बोला गया कि आप ये जो भर्ती कर दिए हो, मेडिकल दिए हो, तो आप टैटू की वजह से फेल हो रहे हो तो आप इसको हटा दो। तो मैंने उस टाइम पे गुस्से में घर पे आया। घर पे आने के बाद उसको मेरा जो आंगन में एक नीम का पेड़ था, वो नीम की जो डाली है मोटी डाली थी सूखी हुई, तो छत पे चढ़ा, उस डाली को उतारा और घर में जो गैस होता है उसके ऊपर जलाया। जलाने के बाद मैंने सीधा इसको ऐसे बॉडी पे रख लिया। मैंने कोई इंजेक्शन नहीं लिया था, ना कोई किसी डॉक्टर से सलाह ली थी, लेकिन कोशिश करता हूँ कि आप लोग ऐसा कुछ काम मत करो, ये हानिकारक है, हार्मफुल है, ठीक है, क्योंकि किसी को भी कुछ हो सकता है, ये सबका बॉडी एक जैसे नहीं होता है, ठीक है। तो लेकिन जो मेरे को दर्द हुआ दोस्तों, वो जो मेरे जुनून था, जुनून के आगे मेरा जो दर्द है वो बहुत कम था। महसूस मुझे लग तो बहुत रहा, क्योंकि आम इंसान है तो अगर तेल का ऑयल का छिटा भी अगर उड़ जाए तो एकदम चिल्लाता है, उसकी जलन सहन नहीं कर पाता है। तो मैंने अपने हाथों से रखा, तो सोच लो कि मुझे क्या तकलीफ हुआ होगा, लेकिन फिर भी मैंने उसको हाँ में मानी। वो घुसता गया, मैं दोबारा गर्म कर करके उसको रखता गया, ठीक है। यहाँ पे हनुमान जी थी, उनको भी ये किया, रिमूव किया। यहाँ पे श्री राम था साइड में, ठीक है, इसको भी हटाया। यहाँ पे ओम था, उसको भी हटा दिया। फिर मैं रीमेडिकल करने को ऑप्शन मिला था, उसमें गया तो वहाँ पे बोलता है कि आपने ये जो भी कुछ किया है ये सही नहीं किया है। आपने स्किन जलाने की वजह से बॉडी में कुछ कुछ जगह पे नीचे कभी नहीं, ऊपर मतलब स्किन समतल नहीं रहेगा, गड्ढे हो गए, ऊपर से पूरा मतलब जला हुआ चीज कैसे दिखता है आप भी लोग मतलब समझ सकते हो। तो मैं जब रीमेडिकल के लिए गया तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि बेटा इस भर्ती में तो आपका होना नामुमकिन है। तो मैंने दोबारा ट्राई किया, तो उस डॉक्टर को पूछा भी मैंने कि सर अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास इसके अलावा कुछ तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन मेरा जुनून एक ही है कि मैं फौजी बनूं, देश की सेवा करना चाहता हूँ। तो उस टाइम पे डॉक्टर ने एक ही बात मेरे को बताया कि इसको प्लास्टिक सर्जरी कर लो, ठीक है, तो सर्जरी करने से आपको शायद मौका मिल जाएगा। तो ये 2016 की बात थी। मैंने उसी टाइम पे प्लास्टिक सर्जरी इंदौर में किया है, जो सबसे बड़ा अपना दवा हॉस्पिटल है, अभी नाम नहीं आ रहा। तो प्लास्टिक सर्जरी करने से पहले मैं डॉक्टर को बताया कि भाई मेरा जो स्किन है अच्छे से स्किन पूरा निकलना और पूरा के पूरा स्किन लगाना, चीर फाड़ या टुकड़ों में मत लगाना। डॉक्टर ने हाँ बोला मेरे को। ऑपरेशन होने के बाद 26 दिन के बाद मेरे को ये ड्रेसिंग करने के लिए बुलाया। तो जब मैं ड्रेसिंग किया तो वहाँ पे मेरे को दिखा कि यहाँ से एक कटा है, इधर से एक कट है, इधर से कट है, पूरा जो टीचिंग है वो पूरे चारों ओर इधर उधर लगी हुई है, मतलब उसमें सर्जरी अच्छी नहीं की थी। मेरे को गुस्सा आया, मैं डॉक्टर के पास दोबारा गया कि सर ये क्या है, मैंने आपको बोल किया था ये अगर ये स्किन अच्छे से नहीं निकलती तो आप दूसरी जगह पे स्किन निकालो, मैं इतना तक बोल के रखा था। तो वो बोलता है सॉरी, मैं उस टाइम पे आप जब बेहोश हो तो मैं कैसे पूछूंगा। तो वो माने नहीं, मैं घर में गया, गुस्से में एक ब्लेड लिया, पूरा टीचिंग हाथ से काट के उस स्किन को निकाल दिया। लेकिन उसमें फायदे वाली बात ये थी कि जो स्किन ऊपर से चिपकाया हुआ था, उससे पहले जो नीचे वाला मेरा नीचे ऊपर का जो स्किन था अप डाउन वाला, उस स्किन को जैसे हम आलू छीलते हैं उसी तरीके से उस स्किन को बराबर कर दिया के बाद वो इक्वल कर दिया, ताकि दूसरा जो स्किन लगा रहा है वो चिपक जाए। इसलिए आप अच्छे से देख सकते हो, देखो एकदम प्लेन है और लगभग मेरी बॉडी का बहुत बड़ा है सर्कल में। देखो आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो इसके पीछे के बहुत बड़ा रीजन था। तो हम सब ने देखा, बताया कि ये भाई के टैटू की वजह से उनको बहुत सारी परेशानियां देखनी पड़ी। तो इन्होंने बहुत ही हौसला रखा और उसको हटाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, जो आम इंसान करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि खुद से जला लेना, जलाने के बाद सर्जरी का जो हुआ उसको सर्जरी का ऑप्शन देना, सर्जरी भी ठीक से नहीं हुआ तो उसको फिर से उखाड़ देना। तो इतना जुनून तो काफ़ी था एक फौजी बनने के लिए, और वही जुनून आज काम आया भाई, जो हमारे फौजी बनकर हमारे सामने हैं। तो मैं भाई से पूछना चाहता हूँ कि जो आप जिस सर्विस में अभी काम कर रहे हैं, आपने जब अचीव किया, आपको पता चला कि आपने कर दिखाया है, आपने जो बनना चाहते हैं, आपका ड्रीम जॉब पूरा हो गया है, आपके मम्मी पापा को बताने के समय आपको कैसा महसूस हो रहा था? मैं ऐसे खेती में काम कर रहा था, तो अचानक उसी टाइम पे रिजल्ट आ गया। लेकिन इसके बाद पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, मेरा रिजल्ट आने से पहले
हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, कम से कम 4 या 5 स्टेट से मेरे को कॉल आते रहे डेली, हर दिन, 1 दिन 2 दिन के बाद, कि आपका जो कॉपी है, पेपर है, वो मेरे पास है और आप मुझे 2 लाख या 4 लाख या 5 लाख रुपए दीजिए, मैं आपको पास करा सकता हूँ। आप सभी को यही बताना चाह रहे हैं कि जैसे कि आप भर्ती के लिए जाते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट जो है आपका बहुत सारे लोगों को, ऐसे लोगों को मिल जाता है कि नंबर मिल जाते हैं, मोबाइल नंबर, फिर वो आपको फ़ोन करके अपनी जालसाजी में फंसाने की कोशिश करते हैं, पैसे डिमांड करना चाहते हैं। हालांकि उनके हाथ में होता कुछ नहीं है, लेकिन आपका जो जुनून होता है ना एक फौजी बनने का या कुछ सर्विस में लगने का, उसके चलते आप उनकी जालसाजी में फंस जाते हैं और ऐसा गलत कदम उठा के उनको कुछ पैसे या कुछ भी दे देते हैं और वो काम आपका होता नहीं, आप फंस जाते हैं, आपका पैसा भी चला जाता है, आपका जॉब भी नहीं मिलता है। हाँ, ये भी अगर गलती से आपका जॉब लग गया और पता चल गया डिपार्टमेंट को कि आपने इस तरीके से जॉब लगा है, आपने कुछ ऐसे गलत काम किए हैं, तो फिर वो जॉब भी आपके पास नहीं रहेगा। तो ऐसे कॉल आपके आते रहते हैं। आपका एक दोस्त भी फंसा था, शायद आपने बताया था कि वो भी फंस गया था, लेकिन उनका जॉब नहीं लग पाया था। भाई ने बताया कि उनका जॉब नहीं लग पाया और इनका जॉब जो है लग गया, क्योंकि ये उनके जालसाजी में नहीं फंसे, अपने आप में इनको भरोसा था कि मैं ये कर सकता हूँ, ऐसा करके। वही बात बताता हूँ थोड़ा सा दोस्तों। उसका मेरे को कॉल आया, एजेंटों का, बहुत सारे एजेंटों का कॉल आया। वो बोलते हैं कि आपका एक जो पेपर है वो मेरे टेबल पे पड़ा हुआ है। तो जो मुझे कॉल आया वो सीधा मेरे को बोल रहे हैं कि मेरे को 5 लाख रुपए दे दे या 2 लाख रुपए दे, जो भी है, और आपका पेपर मेरे ऊपर, मेरे टेबल के ऊपर रखा हुआ है, आपको चाहूँ तो मैं पास करा सकता हूँ। तो मैंने एक ही बात बोला कि मेरे को कितने नंबर है आप बता दो एक बार। तो वो बोलता है कि ओनली 40 नंबर। मैंने बताया मेरे को 80+ नंबर आना चाहिए, जो मैंने एक एग्जाम दिया है, मेरा खुद का जो कॉन्फिडेंस है। तो बोल रहा है कि आपको पास ही होना है तो मेरे को पैसे दे दो। मैंने बोला मैं पैसे नहीं दूंगा। ऐसे कम से कम 7-8 एजेंटों ने मेरे को फोन किया था, लेकिन मैंने किसी को पैसा नहीं दिया। लेकिन सेम उन्हीं एजेंटों ने एक मेरे दोस्त को फोन किया हुआ था, उससे पैसे भी हड़प लिए और ऊपर से वो फेल था। तो आप लोगों को एक ही मैसेज दूंगा कि एजेंट्स के झांसे में ना आए और किसी को पैसा ना दिए, अपना जो खुद का कॉन्फिडेंस है पढ़ाई करो, ठीक है, और किसी ना किसी जॉब को अचीव करो। हाँ, तो दोस्तों मैं इनका तो जो अचीवमेंट है आपने सुना कि इन्होंने क्या किया इस घाव को हटाने के लिए। उसके बाद मैं भाई से ये जानना चाहता हूँ कि जो जॉब का जो मिलने की खुशी थी, जब इनको पता चला कि आपका सर्विस लग गया है, फिर आपने जो माँ बाप को बताया, माँ बाप की क्या खुशी रही होगी? देखो, इसके बारे में अगर बताऊंगा मैं खेती में गया हुआ था, मेरा अचानक से रिजल्ट आया, मुझे नहीं पता है कि रिजल्ट आया हुआ है। तो मेरा एक दोस्त है जो खुद फेल हो चुका है, उसने मुझे कॉल करके बताया यार रमेश रिजल्ट आ चुका है करके। तो मेरे को एक बहुत ही एक्साइटमेंट हुआ खुशी के मारे, क्योंकि मुझे खुद को इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं पास ही हो जाऊंगा करके। तो मम्मी पापा अलग अलग जगह पे खेती में काम कर रहे हैं, मैं अकेला एक थोड़ा साइड में कुछ काम कर रहा था, घास निकाल रहा था, ठीक है। तो मैंने रिजल्ट देखा, PDF देखा, यार रिजल्ट आ गया करके। भाई क्या बताया आपको, मैं बहुत खुशी हुआ, बहुत जोर से चिल्लाया, मतलब वो खुशी संभल नहीं जा रही है। और मैं बहुत चिल्लाता रहा। फिर मम्मी पापा साइड से आए, फिर वो मेरे को पूछते क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा करके। उनको क्योंकि अचानक चिल्लाना मतलब क्या है, कुछ ना कुछ घटना हुआ, दुर्घटना हुआ, तो मम्मी पापा को वही लगा था। लेकिन बाद में मैं उनको जैसे समझाया कि मैं पास हो गया करके, तो उनके मतलब क्या बताए, जिस टाइप का मैं चिल्लाया, खुश हुआ, लेकिन मम्मी पापा चिल्लाए नहीं, उनकी आंखें नम हो गई और रोना शुरू कर दिया। पापा तो बस आवाज उनकी दबी आवाज थी, बोलना उनका कुछ देर के लिए रुक गया था। वो जो मेरी मम्मी है खुशी के मारे रोने लग गई। पापा रोए नहीं, शायद वो बाद में रोए होंगे, अभी हम तो बड़े हो गए तो इतना तो समझ सकते हैं कि माँ बाप की जो खुशी होती है तो शो नहीं करते हैं, जो भी दुख है, दर्द है या खुशी, मतलब कुछ भी चीज है वो शो नहीं करते हैं। तो यही ये मेरे माँ बाप बहुत खुश हुए, फिर सबको फोन किया इधर उधर मेरे रिश्तेदारों में कि मेरा बेटा हो गया, ऐसा था। नहीं, गांव में जो है, या गांव का हो या किसी की भी माँ बाप का बेटा हो कि कुछ अचीवमेंट कर लें और खासकर फौजी बन जाए या कोई भी सर्विस में चले जाएं, तो उनके लिए इससे खुशी की बात और कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया है और वो लड़का जो है आज 20 साल के 25 साल की उम्र में अपने पैरों पर खड़ा हो गया, तो माँ बाप का जो बोझ होता है ना वो उतर जाता है। तो आज का ये वीडियो था हमारा दोस्तों कि फौज में जाने से के लिए कैसे मोटिवेशन लाना चाहिए, कैसे मोटिवेशन मिलता है, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, क्या क्या की परेशानियां आती हैं हमारे सामने, वो सब हमने हमारे भाई रमेश से साझा किया, वो सब आपको बताया गया। और जाल साझों में भी नहीं फंसना है, क्योंकि बहुत से लोग हमारे आसपास में घूमते रहते हैं कि आपसे पैसे कैसे निकलवा ले करके। तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी मिली। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरे दोस्त का कि जो हमारे पहले पॉडकास्ट में आके अपनी इस बहुत ही सुंदर स्टोरी, बहुत ही सुंदर कहानी, एक गरीब घर की कहानी को आप सभी के बीच साझा किया। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी।